चैप्टर 37 सिग्निफिकेंस ऑफ द अर्निंग्स रिकॉर्ड। तो हमने अर्निंग्स पावर कैसे कैलकुलेट करनी है वो सीख लिया। कौन कौन से नॉन रिकरेंट आइटम हैं जो हमें इनकम स्टेटमेंट से पास नहीं करने, कौन से करने हैं वो सब देख लिया। अगला सवाल हमारा ये होना चाहिए कि जो पास्ट का रिकॉर्ड हमने स्टडी किया है, जो अर्निंग पावर निकाली है, वो कितनी सही तरीके से फ्यूचर प्रिडिक्ट कर रही है। मतलब ये इंडिकेट कर रही है कि फ्यूचर में भी अर्निंग्स इसके आसपास ही होंगी जो हमने अर्निंग पावर निकाली है। तो ऑथर बोलते हैं कि ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, लेकिन ये सबसे कम सेटिस्फैक्टरी चीज है। सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि जो हमने मेहनत की है पास्ट को स्टडी करने के लिए उसे कुछ तो क्लू देना चाहिए ना फ्यूचर के बारे में भी। और लीस्ट सेटिस्फैक्टरी इसलिए है क्योंकि जो भी वो क्लू देगी वो पूरी तरह से रिलायबल नहीं है और बहुत सारे केसेस में वो यूजलेस साबित होता है। लेकिन ऑथर बोलते हैं फिर सफिशिएंट नंबर ऑफ केसेस में जो पास्ट की स्टडी है वो फ्यूचर के बारे में बता देती है और वैल्यूएशन में हेल्प करती है हमारी। तो अर्निंग्स पावर क्या होता है? अर्निंग्स पावर वो अर्निंग्स होती हैं जो पास्ट में ओवर द ईयर्स कंपनी ने शो की हैं, जो कि हम बोल सकते हैं कि फ्यूचर में भी उसके आसपास ही अर्निंग्स होंगी अगर नॉर्मल कंडीशंस प्रिवेल करें, अगर कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी ना हो। और पास्ट में ओवर अ नंबर ऑफ ईयर्स इसलिए होना चाहिए वो अर्निंग्स अकर क्योंकि जो कंटिन्यूड और रिपीटेड परफॉर्मेंस है वो ज्यादा बेहतर है उस परफॉर्मेंस से जो सिर्फ एक बार हुई है। और दूसरी बात, अगर ओवर अ पीरियड ऑफ ईयर्स देख रहे हैं हम, तो जो बिजनेस साइकिल के इफेक्ट्स होते हैं अप डाउन वाले, वो भी नॉर्मलाइज हो जाएंगे। और जो एवरेज लेते हैं ये सिर्फ एक अरिथमेटिक एवरेज नहीं है, ये नॉर्मल होनी चाहिए अर्निंग्स। नॉर्मल मतलब जैसे एग्जांपल लेते हैं, अर्निंग्स हैं ओवर अ पीरियड ऑफ सम ईयर्स 2.8, 4.2, 4.5, 5.9, 5.8, 5.3, 4.6, 4.3। तो इनकी एवरेज निकालोगे तो 4.6 आ रही है। तो इंडिकेटिव अर्निंग पावर 4.6 है, यानी कि फ्यूचर में भी हम ऐसी इसके आसपास अर्निंग्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं, कंपनी की अर्निंग्स एक साल में है -3.5, -1.3, 0.2, फिर 7.2, 8.5, 9.0, 3.3, 13.4। तो ये कुछ भी फ्लक्चुएट हो रही है अर्निंग्स। अब इसकी एवरेज अगर आप ले लो तो इसकी भी 4.6 आ रही है, लेकिन हम इसे इंडिकेटिव अर्निंग पावर नहीं बोल सकते कि फ्यूचर में भी इसके आसपास होगी, क्योंकि ये बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट कर रही हैं। पिछले वाली में नॉर्मल बोल सकते हैं अर्निंग्स है वो, इसमें नॉर्मल नहीं बोल सकते। तो सिर्फ एवरेज नहीं लेनी, हमने दिमाग लगाना है, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स भी देखने हैं उसके, और फिर डिसाइड करना है कि क्या ये अर्निंग्स नॉर्मल है या नहीं है। और नॉर्मल है तो क्या फ्यूचर में भी इसके आसपास जनरेट हो जाएंगी। क्वांटिटेटिव डाटा यूजफुल सिर्फ तब तक है जब तक वो क्वालिटेटिव एनालिसिस सपोर्ट करे उसे। अगर क्वालिटेटिव एनालिसिस सपोर्ट नहीं कर रहा तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस यूजलेस है, जैसे कि हमने अभी ऊपर बात की थी। फिर ऑथर बोलते हैं कि जो करंट अर्निंग्स होती हैं प्राइमरी बेसिस नहीं होना चाहिए हमारा वैल्यूएशन करने का। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, जो रिसेंट अर्निंग्स होती हैं अगर अच्छी होती हैं तो स्टॉक खरीद लेंगे, और रिसेंट अर्निंग्स अगर बेकार होगी तो स्टॉक बेच देंगे। लेकिन जो समझदार इन्वेस्टर होते हैं वो क्या करते हैं, लो प्राइस पे खरीदते हैं जब अर्निंग्स टेम्परेरीली कम हो जाती हैं, और फिर बेचते तब हैं जब स्टॉक प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं एबनॉर्मल प्रॉस्पेरिटी की वजह से। फिर ऑथर बोलते हैं क्लासिकल फॉर्मूला ऑफ बीटिंग द स्टॉक मार्केट। तो स्टॉक मार्केट को बीट करने के लिए आपका स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर होना चाहिए, ताकि आप क्राउड से उल्टा सोच सको और क्राउड से उल्टा एक्ट कर सको। दम होना चाहिए एक्ट करने का उल्टा क्राउड से, इतनी कन्विक्शन होनी चाहिए खुद के एनालिसिस के ऊपर। और पेशेंस भी होना चाहिए अपॉर्चुनिटी का वेट करने का, कि जब सही टाइम पे आएगी तभी एंट्री मारूंगा, ऐसे नहीं एंट्री मारनी। और जो अपॉर्चुनिटीज होती हैं कई बार वो ईयर्स अपार्ट होती हैं, कि 2-3 साल तक आपको कोई अपॉर्चुनिटी ना मिले तो कोई बात नहीं, बाहर बैठे रहो आराम से, कैश इकट्ठा करते रहो। और ऑथर ये भी बोलते हैं कि एक्चुअल प्रैक्टिस में बाइंग और सेलिंग लेवल सिक्योरिटीज के परफेक्टली टाइम करना बहुत ही मुश्किल काम है, और कई बार हमसे गलतियां भी हो सकती हैं इसमें। मान लो एक इन्वेस्टर ने अपनी स्टॉक्स बेच दी 1925 के एंड पे और मार्केट से बाहर ही रहा 1926 से लेकर 1930 तक, जबकि बुल मार्केट थी जबरदस्त, और फिर दोबारा खरीद ली डिप्रेशन ईयर में 1931 में, क्योंकि सस्ती लग रही थी उसे। तो 1931 से 33 तो बुरा हाल हुआ था स्टॉक्स का, तो बेचारे की किस्मत खराब थी। तो ऐसा भी हो जाता है कई बार। ऑथर बोलते हैं जब सब कुछ अच्छा चल रहा हो ना, अब ट्रेंड में हो मार्केट मतलब, तो एक्सपीरियंस यही शो करता है कि प्रोबेबिलिटीज उल्टे डायरेक्शन की फेवर में होती हैं, मतलब अब जल्दी ही बुरा भी शुरू होने वाला है। फिर ऑथर बात करते हैं एवरेज वर्सेस ट्रेंड ऑफ अर्निंग्स। तो करंट अर्निंग्स के अलावा स्टॉक मार्केट में अर्निंग्स ट्रेंड को भी अच्छा खासा वेट दिया जाता है वैल्यूएशन करते टाइम। जिसका ट्रेंड अच्छा है उसको हाई मल्टीपल मिलते हैं। तो प्रॉब्लम यह है ट्रेंड्स कई बार डिसेप्टिव हो सकते हैं, जरूरी नहीं है ऐसे ऊपर 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 चलता जाए वो। और दूसरा, इसी की वजह से वैल्यूएशंस भी उनकी बड़ी चढ़ी होती हैं। जैसे ऑथर एग्जांपल देते हैं, 3 कंपनीज हैं A, B और C, और 7 साल तक उनकी अर्निंग्स हैं, कंपनी की है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
करंट ईयर में अर्निंग 7 है, और कंपनी बी की फर्स्ट ईयर से लेके 7th ईयर तक 7 ही अर्निंग्स है। कंपनी सी की फर्स्ट ईयर में थी 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, तो करंट ईयर में तीनों की 7 है। तो अब तीनों की एवरेज लें अगर हम, कंपनी ए की 4 आ रही है एवरेज, कंपनी बी की 7, कंपनी सी की 10, और ट्रेंड कंपनी ए का एक्सीलेंट है, कंपनी बी का न्यूट्रल है, कंपनी सी का बैड है। तो क्वांटिटेटिवली देखने में हमें लग रहा है कि जितना बढ़िया ट्रेंड उतनी बेकार एवरेज। तो ये ऑथर की बात के अगेंस्ट हो गया ना कि एवरेज यूज करनी चाहिए, लेकिन ट्रेंड तो अच्छा है उसका, तो हम घटिया वाली अर्निंग्स क्यों ले एवरेज। और दूसरी चीज ये दिख रही है कि हायर द एवरेज पुअर द ट्रेंड। अब ऑथर के हिसाब से तो एवरेज ज्यादा है तो ज्यादा वैल्यू होनी चाहिए इस कंपनी की, लेकिन ट्रेंड तो बेकार है। तो ऑथर बोलते हैं कि जो कंपनी है का फेवरेबल ट्रेंड है वो बिल्कुल हमें अपनी कंसिडरेशन में लेना चाहिए वैल्यू करते हुए, लेकिन हम ये भी नहीं कह सकते कि वो इंक्रीज ही होता रहेगा ऐसे 7 के बाद 8, 9, 10, 11, 12 हर साल ऐसे ही चलता रहेगा, क्योंकि कॉम्पिटिशन, रेगुलेशन और लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स ये बहुत पावरफुल फोर्सेज हैं जो कि अनलिमिटेड एक्सपेंशन नहीं होने देते किसी भी चीज की। और ऐसे ही डाउन ट्रेंड में यही फैक्टर्स अनलिमिटेड डाउन ट्रेंड भी नहीं होने देते किसी चीज का। फिर ऑथर बात करते हैं कि एनालिस्ट का कैसा एटीट्यूड होना चाहिए। आप ट्रेंड हो अगर, तो अगर क्वालिटेटिव स्टडी करने के बाद एनालिस्ट फेवरेबल जजमेंट पास कर रहा है कि हाँ जो अप ट्रेंड है वो सस्टेनेबल है कुछ और टाइम तक, और अर्निंग पावर जो करंट ईयर वाली है वो फ्यूचर में भी हो सकती है इंक्रीज ही होगी, ऐसा दिख रहा है मान लो एनालिस्ट को क्वालिटेटिवली भी, तो जो इंडिकेटिव अर्निंग पावर हम यूज करेंगे वो उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए जितना पास्ट में शो किया है, यानी कि जो करंट ईयर वाली है उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए इंडिकेटिव अर्निंग पावर। तो करंट ईयर वाली को नॉर्मल माना जा सकता है, लेकिन उससे ज्यादा नहीं लेना कुछ भी। और अगर कंपनी के प्रोस्पेक्ट्स भी एक्सीलेंट लग रहे हैं ऑर्डिनरी केस से फ्यूचर में, तो मैक्सिमम मल्टीप्लायर जो हम दे सकते हैं वो 20 टाइम्स का होना चाहिए। ये 20 टाइम्स अंडर कंडीशंस ऑफ 1940 बोल रहे हैं उधर। अगर वैल्यूएशन को इन्वेस्टमेंट लिमिट्स में रखना है तो 20 मैक्सिमम मल्टीपल होना चाहिए, उससे ऊपर कुछ नहीं देना चाहिए किसी को भी। तो ऑथर ने पहले मैक्सिमम मल्टीप्लायर 16 टाइम्स बोला था 1934 एडिशन में सिक्योरिटी एनालिसिस की। तो ऑथर बोलते हैं रीजन ये अपग्रेड करने का क्योंकि इंटरेस्ट रेट भी लो हो गया ना। बॉन्ड यील्ड्स 1933 में थी 4.7% और 1940 में वो कम हो गई होगी 2.8%। तो पहले हमने 16 का दिया था मल्टीपल, तो यानी कि हम 6.25% अर्निंग यील्ड्स मांग रहे थे उस टाइम पे जब बॉन्ड इंटरेस्ट 4.7% था, और अब बॉन्ड इंटरेस्ट 2.8% है, तो हम कम से कम 5% अर्निंग यील्ड मांग रहे हैं। हम जो अर्निंग यील्ड मांग रहे हैं वो भी कम होगी। अब ऑथर बोलते हैं कि करंट अर्निंग्स हैं जो वो रियलिस्टिक मेजर ऑफ अर्निंग पावर तब है जब करंट ईयर में कुछ अनयूजुअली गुड ना हो और नॉर्मल बिजनेस कंडीशन ही रही हो, और दूसरा आपको लगता है कि अब ट्रेंड कंटिन्यू करेगा और लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स भी फेवरेबल हैं कंपनी के। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कंपनी है क्योंकि उसका अप ट्रेंड है कितनी हो सकती है, 7 करंट ईयर की अर्निंग्स थी, 20 का मैक्सिमम मल्टीपल है तो 140 हो गया। 140 से ज्यादा इस कंपनी की वैल्यू नहीं होनी चाहिए। फिर ऑथर बात करते हैं एनालिस्ट का एटीट्यूड कैसा होना चाहिए डाउन ट्रेंड वाले केस में। तो एनालिस्ट को इस बात को भी वेट देना चाहिए कि ट्रेंड अनफेवरेबल है, लेकिन एनालिस्ट को ये नहीं सोचना चाहिए कि कंपनी का फ्यूचर होपलेस है और धंधा बंद हो जाएगा, अर्निंग्स बिल्कुल ही जीरो हो जाएंगी। तो एनालिस्ट को बिजनेसमैन की तरह देखना चाहिए इस ट्रेंड को। फिर ऑथर डेफिसिट्स की बात करते हैं, जो लॉसेज होते हैं। ऑथर बोलते हैं वो एक क्वालिटेटिव फैक्टर है, क्वांटिटेटिव फैक्टर नहीं है। ये प्रूव करने के लिए ऑथर एक एग्जांपल भी देते हैं कंपनी ए और कंपनी बी का। तो कंपनी ए को लॉस हुआ $5 पर शेयर का पिछले साल, कंपनी बी को लॉस हुआ $7 पर शेयर का। दोनों की स्टॉक 25 रुपए पे बिक रही है। इसका मतलब ये नहीं है कि जो कंपनी ए की स्टॉक है वो प्रेफरेबल है कंपनी बी की स्टॉक से, क्योंकि ए को कम लॉस है और स्टॉक प्राइस सेम है दोनों का। अगर आप ये एज्यूम कर रहे हो कि कंपनी ए की स्टॉक ज्यादा बेहतर है कंपनी बी की स्टॉक से, तो इसका मतलब जितने ज्यादा नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग हो गए उतनी वैल्यूएबल हर एक शेयर हो जाएगा कंपनी का। जैसे कि अगर कंपनी बी 2-for-1 स्टॉक स्प्लिट कर दे तो जो कंपनी बी का लॉस है वो $3.5 पर शेयर हो जाएगा। तो यानी कि अब कंपनी के पर शेयर की वैल्यू बढ़ जानी चाहिए। और ऑथर बोलते हैं कि अगर आप एवरेज ले रहे हो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इन द पास्ट अर्निंग पावर की, और उन नंबर ऑफ ईयर्स में डेफिसिट भी है, तो आपको ये सवाल पूछना चाहिए कि उन डेफिसिट्स को आपको आपकी एवरेज में कंसिडर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या वो एक्चुअल में इंडिकेटिव अर्निंग पावर थी। और ऑथर ये भी बोलते हैं कि जो डिप्रेशन वाले डेफिसिट है वो हमें नहीं कंसिडर करने चाहिए, वो बहुत ही एबनॉर्मल थे। फिर ऑथर बोलते हैं कि जो हम फ्यूचर का एनालिसिस करते हैं वो पेनिट्रेटिंग होना चाहिए ना कि प्रोफेटिक। इसमें ऑथर एग्जांपल देते हैं इंटर टाइप कॉर्पोरेशन की स्टॉक
मार्च जुलाई 1939 में $8 पर शेयर पे बिक रही थी। और ये कंपनी वन ऑफ द लीडर थी इन इट्स इंडस्ट्री। ये लाइन कास्टिंग मशीन्स बनाती थी प्रिंटिंग ट्रेड में। रिसेंट अर्निंग्स फेवरेबल नहीं थी कंपनी की, तभी स्टॉक प्राइस नीचे गिर गया था। और कोई पर्टिकुलर रीजन भी नहीं था कि फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस अच्छी हों काफी नियर टर्म में, लेकिन बैलेंस शीट काफी इंप्रेसिव थी इसकी। नेट करंट एसेट्स $20 पर शेयर के थे। तो अब मेन सवाल ये है कि क्या हम इस बात पे काउंट कर सकते हैं कि इस कंपनी का धंधा आने वाले बुरे और अच्छे टाइम्स में भी चलेगा। तो हमें इसमें तीन चीजें देखनी है। पहला तो इंडस्ट्री कैसी है। अगर इंडस्ट्री अच्छी है, आपको लगता है इंडस्ट्री सस्टेन करेगी फ्यूचर में भी, तो अच्छी बात है। दूसरा आपको देखना है कंपनी की क्या पोजीशन है उस इंडस्ट्री में। कंपनी टॉप 3 में है तो बहुत अच्छी बात है इंडस्ट्री में। और तीसरा आपको उसकी फाइनेंशियल पोजीशन देखनी है, बैलेंस शीट देखनी है। बैलेंस शीट पे भी $20 पर शेयर के नेट करंट एसेट से, तो तीनों अगर अच्छी लग रही हो तो इन्वेस्टर इस स्टॉक को $8 पर शेयर पे खरीद सकता था विद बहुत ही छोटा चांस ऑफ अल्टीमेट लॉस होता उसे। और हर इंडिकेशन यही कह रही थी कि अगर फेवरेबल कंडीशंस आई फ्यूचर में तो ये कंपनी अच्छा करेगी। वैल्यू ऑफ स्टॉक कम से कम डबल तो हो जाएगी, क्योंकि नेट करंट एसेट्स ही $20 पर शेयर के पड़े हुए हैं और $8 पे ट्रेड हो रही है। और पिछले 5 सालों में से पिछले 3 सालों में वो स्टॉक $16 पर शेयर पे ट्रेड कर रही थी। और पिछले 10 सालों में से 6 सालों में वो स्टॉक $32 पर शेयर पे ट्रेड कर रही थी। तो जो प्राइवेट बिजनेस में इन्वेस्टमेंट की जाती है वो यही सब चीजें देख के की जाती हैं और ऐसे ही एनालिसिस किया जाता है उनका। इस तरह की रीजनिंग कंजर्वेटिव होती है। फिर उधर लास्ट में बात करते हैं लार्ज प्रॉफिट्स फ्रीक्वेंटली ट्रांजिटरी। मतलब जो बड़े बड़े प्रॉफिट्स कंपनीज को होते हैं वो ज्यादातर केसेस में थोड़े टाइम के लिए ही रहते हैं, वो इनडेफिनेटली कंटिन्यू नहीं कर सकते। जैसे ऑथर 2 एग्जांपल देते हैं इसमें। पहला JW वॉटसन का। ये कंपनी एक ऑटोमोटिव एक्सेसरी बनाया करती थी। तो ऐसे गैजेट की जो सक्सेस होता है वो शॉर्ट लिव्ड होता है, क्योंकि कंपटीशन आ जाएगा या फिर कुछ चेंजेस हो गए उस एक्सेसरी में तो दूसरी चलनी शुरू हो जाएगी। तो स्टेबिलिटी नहीं है अर्निंग्स पावर की। दूसरा एग्जांपल है कोटी इंक का। इसमें एक्सीलेंट अर्निंग रिकॉर्ड था कंपनी का। और अर्निंग्स कहाँ से आ रही थी? एक ट्रेडमार्क कॉस्मेटिक से आ रही थी जो कि काफी पॉपुलर था। तो ये जो औरतों वाला फील्ड है ये काफी वेरिएबल फील्ड है, क्योंकि लेडीज के जो टेस्ट होते हैं कॉस्मेटिक्स में, कपड़ों में, किसी भी चीज में, वो काफी वेरिएबल होते हैं। और ये फटाफट से कंपनी को बढ़िया भी बना सकते हैं, फटाफट से कंपनी को डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं। कोटिंग के प्रॉफिट्स बहुत तेजी से बढ़ रहे थे पास्ट में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि फ्यूचर में और ज्यादा बढ़ जाएंगे उनके। ये सोचना गलती थी, क्योंकि बिजनेस की नेचर ही ऐसी है, वेरिएबल है वो। आज औरतों का टेस्ट किसी चीज में, कल किसी और चीज में होगा। तो इसकी स्टॉक कोटिंग की 30 टाइम्स मैक्सिमम अर्निंग्स पे ट्रेड हो रही थी। इन्वेस्टमेंट बिजनेस में $14 मिलियन की हुई थी और मार्केट कैप था $120 मिलियन। 8.6 टाइम्स पे ट्रेड हो रही थी इन्वेस्टमेंट के। तो फिर ये दोनों कंपनी की अर्निंग्स डिक्लाइन हुई